बाजार बोलता है। इसमें हम देखेंगे कि एफआईआईज ने कल के सत्र में क्या किया और उधर से किस तरह का डेटा बन रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है। तो जब स्ट्रेंथ बन रही है तो डेटा भी अच्छा ही बन रहा होगा। एक बार देख लेते हैं कि एफआईआईज ने कल क्या किया। तो खरीदारी की दोनों ने, डीआईज ने भी और एफआईआईज ने भी। तो डीआईज ने करीब 2400 करोड़ की और एफआईआईज ने करीब 630 करोड़ की बाइंग की है। तो कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट तो मार्केट को मिल रहा है, लेकिन ग्लोबल इंडिसेस का सपोर्ट कितना है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार चाइनीज़ मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और चाइनीज़ मार्केट ने लगातार जब से इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं लास्ट वीक से, तब से 2-3 बार अलग अलग तरीक़ों से रेट कट हुए हैं। और एक बार फिर देख लीजिए आप, चाइनीज़ मार्केट में आज 2% का उछाल, हैंसेंग 3.5% ऊपर। मैं बात भी कर रहा था लगातार पिछले एक हफ्ते से कि चाइनीज़ मार्केट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड पर हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि मेटल काउंटर्स पर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और वो दिख भी रहा है। टाटा स्टील, सेल, सभी मेटल काउंटर्स लगातार ऊपर जा रहे हैं। वेदांता जो 450 पर चल रहा था 510 आ चुका है। निकाई करीब 1.5% ऊपर है। डाउ जोन्स करीब 0.5% बढ़कर बंद हुआ। साथ ही कोस्पी में जरूर रेड मार्क है करीब 0.25% का, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है। एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं। टॉप गेनर्स आज के कौन से हैं, तो उन शेयरों पर एक बार पूरी देख लेते हैं कि सीरीज कौन सी है। तो सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पर करीब 8.5% तेज है। वेस्ट लाइफ करीब 7.5%, बलरामपुर चीनी 6.5%, फोर्स मोटर करीब 6.5%, बजाज हिंदुस्तान करीब 6.5%। चीनी शेयरों में खबर है, उस पर विस्तार से बात करेंगे कि क्यों तेज हैं ये सारे चीनी शेयर। लेकिन टॉप लूजर्स कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर कि आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है, तो उनमें देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 4% नीचे है। फिनिक्स लिमिटेड करीब 4% नीचे है। पॉलिसी बाजार करीब 3%, ग्लोबल स्पिरिट्स करीब 3% और ग्लैंड फार्मा करीब 3% नीचे है। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जिनमें की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज का जो टॉप लीडर है वो है आईटी इंडेक्स, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि 600 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक ग्रीन मार्क बना हुआ है। और उसका एक बड़ा कारण है कि आईटी इंडेक्स में तेजी क्यों है, क्योंकि एक्सेंचर के शानदार नतीजे आए। उन्होंने गाइडेंस भी अच्छी दी, शेयर बायबैक भी दिया, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में उसका शेयर 5% उछला। एक्सेंचर को एक बेंचमार्क की तरह से इंडियन आईटी कंपनीज यूज़ करती हैं, और साथ ही जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी इसको बेंचमार्क की तरह यूज़ करते हैं कि एक्सेंचर के अगर गाइडेंस, रेवेन्यू अच्छे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन आईटी कंपनीज के भी रिजल्ट्स और गाइडेंस अच्छी आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। क्योंकि अब रिजल्ट सीजन 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, तो ज़्यादातर जो आईटी कंपनीज होती हैं वो शुरुआत में ही अपने रिजल्ट्स देती हैं। तो 10 से 20 अक्टूबर के बीच में ज़्यादातर आईटी कंपनीज अपने रिजल्ट्स दे देंगी, तो वहाँ पर पैनी नज़र रहेगी। अगर हम देखें तो एक्सेंचर ने FY25 में 3 से 6% की रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है। तो ये एक पॉजिटिव मार्केट में लिया गया, और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि सभी काउंटर्स में तेजी। एक्सेंचर का शेयर करीब कल यूएस मार्केट में 7% बढ़कर बंद हुआ है। तो ये एक माफ़ कीजिएगा, ये यूएस मार्केट में कल करीब 5% और पिछले 5 दिन में करीब 7.25% ये ऊपर बंद हुआ है। तो यूएस मार्केट में एक्सेंचर का शानदार प्रदर्शन, और इंडियन मार्केट में इंडियन आईटी कंपनीज़ का। रुचि जी, कैसे देख रहे हैं इंडियन आईटी कंपनीज़ को? चूँकि हम देख रहे हैं कि इंडियन आईटी इंडेक्स ऑलरेडी करीब 10 से 12 हज़ार पॉइंट की बढ़त दिखा चुका है, इसी उम्मीद में कि ये अच्छे नतीजे देंगी, आउटलुक चेंज होगा। क्या लगता है, आउटलुक और अभी स्ट्रेंथ देगा? तो विवेक जी, लास्ट 3-3.5 महीने में जैसे आपने कहा कि काफी अच्छा मूव निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑलरेडी दे चुका है, जहां पे 31,300 के आसपास के लो जून के शुरुआत में थे, और 43,580 के हाई रिसेंटली बना है। तो ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 38% के आसपास तक के रिटर्न्स 3-3.5 महीने में इंडेक्स फ्रंट पे हुआ है। तो थोड़े ओवरबॉट सिचुएशंस है। सो मे बी हम एक कंसोलिडेशन फेज दे सकते हैं, जहाँ पे टाइम वाइज करेक्टिव फेज आईटी स्टॉक्स में कुछ समय के लिए रहेगा, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे भारतीय कंपनी सब कैसे रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंडेड फेज फिर से रिज्यूम हो सकता है। सो मेरे ख्याल से आज का तो जो रिएक्शन है वो एक्सेंचर के गाइडेंस के ऊपर, सो आई थिंक दिस इज रिजल्ट्स के ऊपर, सो आई थिंक दिस इज 1 days ऑफ रिएक्शन, बट फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक हमारे कंपनीज में, हमारे यहाँ पे जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होना शुरू हो गए, फिर आपको एक ट्रेंडेड फेज देखेगा। बाकी तब तक आई थिंक रेंज बाउंड मूव्स आईटी स्टॉक्स में रहेंगे। बिल्कुल, तो रेंज बाउंड मूवमेंट ही आईटी कंपनीज में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आज की तेज़ी, सर आज की तेज़ी में कहीं पर प्रॉफिट बुक कर ले क्या आईटी कंपनीज में? इस आज की तेजी में अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशंस है तो एक बार यहाँ पे आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो आईटी कंपनीज में अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि चाइनीज़ मार्केट हम रोज़ देखते थे, एक देखना पड़ता था, एक रेगुलर प्रक्रिया थी, लेकिन अब देखने में मज़ा भी आता है, क्योंकि चाइना का मार्केट पिछले 10 साल में
ये वीक उनका सबसे शानदार वीक रहा है, जिसमें कि हम डेली देख रहे थे कि चाइनीज़ मार्केट 2 से 4% बढ़ रहा है, और इसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिला इंडियन मेटल कंपनीज पर, क्योंकि चाइना में अगर मार्केट और इकोनॉमी रिकवर होगी तो वहाँ पर मेटल की डिमांड और मेटल का प्रोडक्शन दोनों रिकवर होगा, और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। सारे ही इंडियन मेटल काउंटर इस पूरे वीक में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को। सर, कोई आपकी ऐसी पिक है इस सेगमेंट में जो आपको लगता है फर्दर स्ट्रेंथन होगी, या लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सो आई थिंक मेटल्स हमें पता है कि एक सिक्लिकल मूव्स यूजुअली रहते हैं। जब एक ट्रेंडेड फेज आते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में बड़े ट्रेंड्स ये स्टॉक्स दिखा देते हैं, और जब ट्रेंडेड फेज नहीं रहते तो इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में क्या मूवमेंट रहता है, ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन फेजेस में रहते हैं। तो फिलहाल तो आई थिंक ज्यादा डिपेंडेंसी ये चाइना के डेटा के ऊपर इनकी रहती है, और क्योंकि अभी रिसेंटली एक अच्छे डेटा हमने देखे जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस उनकी रेट कट से बड़ी है, सो आई थिंक दैट्स व्हाई मेटल्स में एक मूवमेंट है। विद इन द एंटायर स्पेस देखें तो हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दो स्टॉक्स हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लग रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील इसके लिए क्योंकि आप जो करेक्टिव फेज लास्ट 1.5-2 महीने में हुआ है मेटल स्टॉक में, उसमें आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील में कोई करेक्शन आया नहीं है। तो जब भी ऐसे फेजेस रहते हैं कि पूरा सेक्टर करेक्टिव फेज में, बट उसमें कोई एक दो स्टॉक ऐसा आउटस्टैंडिंग रहता है कि जो करेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है, और तेजी के फेज में वो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उस बेसिस पे, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है। और दूसरा है हिंडाल्को, जिसमें हमने एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर रिज्यूम होते हुए देखा है रिसेंटली, जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, और उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा अपट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। नॉट, मैं नहीं कहूंगा कि पूरा 100% यहाँ पे बाय करें, बट करंट लेवल्स पे भी कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हो, और एक रूम रखनी चाहिए कि इनकेस कोई नियर फ्यूचर में थोड़े डिप्स आए तो डिप्स पे और पोजीशंस हिंडाल्को में बना सकते हैं। सो आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये दोनों स्टैंड आउट रहेंगे विद इन द मेटल स्पेस। जी, तो सर ने बता दिया कि मेटल काउंटर्स में कहाँ आपको नज़र रखनी है, लेकिन कुछ एक दर्शक भी हमारे से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर दीपक शर्मा जी का सवाल है, आइनॉक्स विंड में इनके पास कुछ शेयर है सर, 170 के रेट के हैं, क्या करना चाहिए? तो होल्ड करिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस को, और आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे मेरी सलाह रहेगी कि 220 के नीचे के स्टॉप लॉस रखिए। सो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड आपके लिए रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो ट्रेंड पॉजिटिव है। मेजर सपोर्ट स्टॉक का 223 224 के आसपास आ रहा है, सो 220 का स्टॉप लॉस इनफ रहेगा एज ऑफ नाउ। और जैसे स्टॉक अपनी तेजी फिर आगे और कंटिन्यू रखता है, फिर आप अपने स्टॉप लॉसेस हाई ट्रेल करके ये ट्रेंड को राइड करिए। बिल्कुल। अश्विनी निमोनकर जी हैं, वो पूछ रही हैं कि सेंसेक्स इज इंक्रीजिंग, देन व्हाई नॉट अदानी एंटरप्राइजेस? सर, अदानी एंटरप्राइजेस बिल्कुल, अगर एज कम्पेयर टू हम मार्केट देखें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस इस काउंटर ने दिखाई है। हालांकि उसके पीछे कुछ खबरें भी रही, क्योंकि हिंडनबर्ग से जुड़े हुए और फिर सेबी चीफ से जुड़े हुए काफ़ी कुछ आरोप इन पर लगते रहे, जिसकी वजह से एक ड्रैग रहा इस पूरे अदानी समूह पर। अब क्या लग रहा है सर, कुछ लग रही है स्थिति यहाँ पर तेज होने की? जब ऐसे न्यूज बेस्ड मूव्स रहते हैं तो हर बार नो नॉट नेसेसरी के मार्केट्स के मूव को ईच एंड एवरी निफ्टी के कंपोनेंट या सेंसेक्स के कंपोनेंट के स्टॉक्स मिरर करें, राइट। तो कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे खबरों के वजह से वो नो परफॉर्म नहीं कर पाते। सो आई थिंक अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, अडानी एंटरप्राइज का, ये पोर्ट्स के, आई थिंक फिलहाल इसी फेज में है। तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट करें कि शॉर्ट टर्म में तो ऐसे कोई साइंस नहीं है कि स्टॉक में कोई बड़ी तेजी देखने मिलेगी। कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा अडानी एंटरप्राइज में, जहाँ पे 3250 3260 के आसपास रेजिस्टेंस और 2900 का सपोर्ट है। तो आई थिंक इसी रेंज में स्टॉक और कुछ समय के लिए साइडवेज दे सकता है। बिल्कुल, तो साइडवेज रह सकता है अभी भी यहाँ पर। रेनू गोयल जी का सवाल है, हरे कृष्णा मैम। सर, टीसीएस का टारगेट क्या होगा? 4320 पर बाय किया हुआ है, एंड टाटा मोटर 978 पर बाय किया हुआ है। तो टीसीएस में सबसे पहले तो आप देखेंगे तो जो करेक्शन आया है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, स्टॉक का अपने 89 डेज के ईएमए के आसपास एक सपोर्ट बेस बना है जो 4220 का है। सो 4220 पहले तो मैं स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस है तो, और उसके नीचे जाता है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस पे स्टॉप लॉस करके एग्जिट कर लीजिएगा। वो जब तक है तब तक इंटैक्ट रखिए, और ऊपर 4500 के अराउंड के टारगेट्स रखिए, और वो जब लेवल्स आते हैं तब उसको वहां पे फिर से रिव्यू कीजिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं अंबर सिंघा जी, रेगुलर व्यूअर हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर, वेदांता में फ्रेश एंट्री बन सकती है क्या? सर अंबर जी, हम तो लगातार 2 दिन से बात कर रहे हैं, वेदांता 450 पर भी बात किया, 470 पर भी बाय किया, अब 510 आ गया। रुचित जी, अगर देखें तो इसमें 8 अक्टूबर को डिविडेंड को लेकर बैठक होने वाली है, जिसमें कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15-16 रुपये का डिविडेंड आ सकता है, लेकिन काउंटर का मूव तो उससे ज़्यादा हो चुका है। क्या ये सेफ रहेगा? आप
बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए रादर देन चेस करने से बेटर है, क्योंकि कैसा है कि अब आप चेस करते हो और कभी कोई डिक्लाइन अगर नियर फ्यूचर में स्टॉक में आते हैं तो जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनते हैं वहां पे अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। सो 485 से लेके 475 ये रेंज है कि जहां पे स्टॉक में कोई भी डिप्स में सपोर्ट बनेंगे। सो ऐसे कुछ डिप नियर फ्यूचर में बनते तो वहां पे डिक्लाइंस पे स्टॉक में खरीदारी करें। अदरवाइज आप दूसरी स्ट्रैटेजी ये भी रख सकते हैं कि स्टैगर्ड मैनर में बाय करें, कि जहां पे क्योंकि अब मूव ऑलरेडी आ चुका है तो जो भी आपको क्वांटिटी बाय करनी हो पूरी यहाँ पे ना बाय करें। यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी से शुरुआत करो, रूम रखें कि जब ऐसे डिप्स आए सपोर्ट्स के आसपास तो वहां पे आप और ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सके। जी। एक हमारे दर्शक हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्या करें पूछ रही हैं। तो फिलहाल होल्ड रखने की सलाह रहेगी। इसमें ये एक चीज है कि स्टॉक रिलेटिवली काफी लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस है। पिछले कुछ समय में जैसी तेजी हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखी है वैसे अप मूव्स या पुल बैक मूव्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नहीं देखे गए। बट कहीं ना कहीं प्राइस वाइज करेक्शंस अब हो चुके हैं। स्टॉक ने 70 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाया और 76 77 के आसपास स्टॉक में रेजिस्टेंस जोन है। तो साइंस तो ये है कि अब प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है तो अब एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में स्टॉक है। सो क्योंकि वो लोअर एंड का सपोर्ट बेस बन चुका है तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए तो करंट लेवल्स ऐसे नहीं है कि यहाँ पे लॉस बुक करने चाहिए या एग्जिट करने चाहिए, क्योंकि जी। सपोर्ट ज्यादा दूर नहीं है। सो फिलहाल अपने पोजिशंस को होल्ड रखें और 70 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। मधु देदिया जी का सवाल है, सर नाल्को इन्होंने 170 रुपये के बाय किए थे और पूछ रहे हैं कि बने रहें या एग्जिट कर लें। प्रॉफिट तो अच्छा मिल रहा है इनको। अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है बट स्टॉक में और रिटर्न्स आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे और बाकी पार्शियल प्रॉफिट होल्ड करें, जिसमें 224 से 227 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करने को देते हैं। बिल्कुल। एक हमारी दर्शक हैं वो सेल का टारगेट पूछ रही हैं। सर बता दीजिए सेल में कुछ लग रहा है क्या टारगेट? मूव तो अच्छा चल रहा है। मूव अच्छा चल रहा है स्टॉक में और 125 124 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस ये स्टॉक बनाया है और ये जब तक इंटैक्ट रहता है आप 155 155 तक के टारगेट्स के आसपास के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं कमर अब्बास जी, जेएम फाइनेंशियल खरीद सकते हैं क्या इन लेवल्स पर सर? सो यहाँ पे भी यही सेम चीज है कि स्टॉक में ऑलरेडी मूव अच्छा आ चुका है। आप एक महीने पहले देखेंगे तो स्टॉक लगभग 90 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 90 95 की रेंज में, वहां से 150 रुपये ऑलरेडी हो चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे ट्रेंड तो पॉजिटिव है स्टॉक का, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी स्टॉक ने दिए, तो आप मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न ये स्टॉक का करंट लेवल से भी दे सकता है। बट ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस देखने जाएंगे तो काफी डीप आ रहा है। सो मेरे हिसाब से स्टैगर्ड मैनर में एक स्ट्रेटेजी बनाई कि करंट लेवल्स पे आप खरीदारी की शुरुआत करें बट लिमिटेड क्वांटिटी, और आगे चल के कोई भी डिप्स आते तो डिप्स में और पोजीशंस को ऐड करें। जी। राम धारीवाल जी का सवाल है, रेमंड पर 432 रुपये 432 शेयर हैं 2028 के भाव पर, सर क्या करना चाहिए? फिलहाल इतना पॉजिटिव नहीं है लेकिन 1780 के सपोर्ट है स्टॉक में जिसके आसपास स्टॉक आया है। सो अपने पोजीशंस को होल्ड करें और देखें कि वेदर 1780 से ही कुछ वापस से रिवर्सल्स जैसे साइंस बनते हैं कि नहीं। 1770 के नीचे आप अपने स्टॉप लॉसेस एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे रखें। एक हमारे दर्शक हैं सर, होनासा और या नायका जो है, इन पर आपका होनासा और नायका और एनएफएल में क्या करें? काफ़ी घाटे में, एवरेज कर लें क्या? हुनासा में मेरी सलाह रहेगी एग्जिस्टिंग जैसी पोजीशंस आप उन्हीं को होल्ड रखें। एक तो लिमिटेड डेटा है तो ज्यादा लॉन्गर टर्म का व्यू मेरे पास नहीं है, बट लेकिन जो भी शॉर्ट टर्म के डेटा है उसमें 440 के लेवल्स के आसपास स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है। सो मैं यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। नाइका में आप एवरेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिछले 1.5 2 महीने में हो रहा है कि जब भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, करेक्शन में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं हो रही है। सो आई थिंक ये थोड़े अच्छे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा मिड टर्म का व्यू रखना रहेगा तो स्टॉक अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। सो होना सा एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, 440 के नीचे स्टॉप लॉस आएंगे और नाइका में करंट लेवल्स पे भी आप चाहे तो एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरेजिंग करके आप बाइंग करके आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज नीचे लेके आ सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक है सर, एमएमटीसी पर सवाल पूछ रहे हैं। एमएमटीसी 106 के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? फ्रेंकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये स्टॉक के मूव्स को गैस करना है। जब भी स्टॉक चलता है तो 2 4 दिन में ही बड़ी मूव आ जाती है, फिर एक लंबे समय के कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहते हैं। सो आई थिंक ये कैप्चर करना काफी डिफिकल्ट रहता है। बट हाँ, मैं आपको देख रहा हूँ तो 86 88 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए और अब ये उस सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो मैं कहूँगा आप होल्ड करिए, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, बट जो अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो उसी को होल्ड करिए और 86 के नीचे के स्टॉप लॉस रखिए।
बिल्कुल। कुछ खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं सर। शुगर स्टॉक्स में आज अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। चीनी पर एक खबर भी आई है कि फूड मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है जिन्होंने कि कहा कि चीनी की एमएसपी के दाम बढ़ाने पर भी की जो इंडस्ट्री की डिमांड है उस पर विचार किया जा रहा है, साथ ही एथनॉल के दाम भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि आज सभी चीनी काउंटर्स में अच्छी स्ट्रेंथ है। सर, कोई चीनी काउंटर आपकी रडार पर आ रहा है? सबसे स्ट्रॉन्ग तो बलरामपुर चीनी है। आप पूरे सेगमेंट में देख लीजिए कि जैसे लास्ट 2 महीने में एक कंटिन्यूस स्टॉक में स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव रहा है। और जब भी यूजुअली ट्रेंडेड फेजेस भी हम देखते हैं तो ये स्टॉक में कंसिस्टेंसी ज्यादा रहती है। करेक्शंस पे वो ज्यादा डाउनसाइड भी लिमिटेड रहते हैं। सो आई थिंक अगर मैं वैसे तो पूरा सेक्टर्स में अगर पॉजिटिव न्यूज है तो काफी सारे स्टॉक्स में अच्छे मूव रह सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखूँ तो बलरामपुर चीनी आई थिंक नो ये जो तेजी है वो और यहाँ से एक्सटेंड कर सकता है। जी। सर, द्वारिकेश और धामपुर के पैटर्न कैसे बन रहे हैं? धामपुर शुगर एक लंबे समय के कंसोलिडेशन के फेज में रहा है और यहाँ पे ऊपर 245 250 एक रेजिस्टेंस जोन है। मे बी 245 तक के एक मूव यहाँ पे आ सकते हैं। बट लेकिन जैसे वॉल्यूम्स है यहाँ पे, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और सिमिलर अगर द्वारिकेश में भी दुखे तो 80 81 के आसपास तक का मूव रहेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस है। पिछली बार भी जून महीने में जो तेजी हुई थी शुगर स्पेस में, उसमें द्वारिकेश ने 80 81 के आसपास के हाई बनाए, वहां से फिर से स्टॉक 68 रुपए तक करेक्ट हो गया। तो वहां पे वो जो सेलिंग के लेवल्स है वो सरपास करना जरूरी है कोई मिड टू लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के लिए। इसीलिए आप बलरामपुर चीनी में देखेंगे इसी फेज में लास्ट 2 महीने में जहाँ पे ये बाकी के शुगर स्टॉक सब कंसोलिडेट किए तो बलरामपुर चीनी में वहां पे कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा दिखेगी। मैं इसीलिए बलरामपुर चीनी को ज्यादा प्रेफर करूंगा कंपेयर टू द्वारिकेश। सर, आज बजाज हिंदुस्तान में भी मूव है जितना बलरामपुर चीनी में। इस पर आपकी राय सर? कंपेरेटिवली आई थिंक ये ज्यादा बेटर है बजाज हिंदुस्तान ओके। भी। जो भी कंसोलिडेशन हमने देखे स्टॉक में 36 37 के आसपास एक सपोर्ट बेस बनाया है। और अच्छी बात ये है कि जो भी करेक्शन ये स्टॉक में ऑफलेट हुए उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। यस, अगर बलरामपुर के बाद अगर कोई स्टॉक अगर पूरा सेक्टोरल मूव आता है तो आई थिंक बजाज हिंदुस्तान में भी एक अप मूव रह सकता है। तो यहाँ पे 37 के नीचे, 37 का ही रिसेंट स्विंग लो है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग्स बजाज हिंदुस्तान में भी की जा सकती है। जी। सर, कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आज बहुत सारी खबरें भी हैं। ट्रेंट बीईएल ये सोमवार से निफ्टी में शामिल हो रहे हैं। करीब दोनों ही काउंटर्स में 83 करोड़ डॉलर का इनफ्लो संभव है, और जबकि डीविस लैब और एलटीआई माइंट्री दोनों बाहर हो रहे हैं निफ्टी से। सर, इन चारों काउंटर्स पर आपका व्यू, क्योंकि दो शामिल हो रहे हैं और दो बाहर। नॉट नेसेसरी के जो दो बाहर हो रहे हैं उनमें आपको एक सिग्निफिकेंट सेल ऑफ देखने मिलेगा। और ऐसी भी जरूरी नहीं है कि आज का आज आपको बड़ी तेजी है इन्फ्लोस की वजह से बीईएल ट्रेंड में देखने मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि आज या कल ही ये न्यूज आई है। काफी समय पहले ही जी बिल्कुल। एडजस्टमेंट्स की न्यूज आ गई थी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं फंड मैनेजर्स भी अगर बाइंग सेलिंग भी करते हैं तो वो स्टैगर्ड मैनर में करते हैं और एक ही झटके में इतनी बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं होती है। इसीलिए मेरे ख्याल से ये नहीं सोचना चाहिए कि वो निकल रहे इसके लिए कोई बड़ा फॉल आएगी या आ रहे इसके लिए आज का आज एक बड़ी तेजी देखने जाएगी। पर थोड़ा ये मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो डिफेंस सेक्टर में एचएएल है, बीएल, ये दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है अगर मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखे तो। और रिसेंटली बीएल जैसे स्टॉक में हाई लेवल से करेक्शन भी आए हैं, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स में करेक्शन आए। तो बीएल को अगर आप थोड़े मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो विद इन द स्पेस करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सभी काउंटर में भी ज़्यादा ठीक लग रहा है सर को खरीदारी के लिए। रिलायंस इंफ्रा सर, ये काउंटर काफ़ी बज़ में बना हुआ है काफ़ी समय बाद, और लगातार अब इस समूह में खबरें आती हैं, कभी रिलायंस पावर पर, कभी रिलायंस इंफ्रा पर। अब खबर है 1 अक्टूबर को फ़ंड जुटाने पर बोर्ड की बैठक होगी, घरेलू या ग्लोबल मार्केट से फ़ंड जुटाने पर बात होगी, और QIP, राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू, कन्वर्टेबल वारंट, सभी तरह के ऑप्शंस को विचार किया जाएगा कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन से इनको फंड रेज करना है। सर, कैसे देख रहे हैं रिलायंस इंफ्रा का सेटअप? टेक्निकल सेटअप्स तो बुलिश है। रीसेंट प्राइस एक्शन के जो प्राइस अप मूव हुए उसमें अच्छे वॉल्यूम्स हुए। पिछली बार ये स्टॉक में लगभग 300 310 के आसपास आके वहां से बड़ी सेलिंग हमने देखी थी और वो लेवल्स इस बार सरपास हुए। तो टेक्निकली तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा देखूं तो 370 380 के बीच में आ रहे हैं। तो पॉसिबल है कि ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू हो सकती है और हम 370 380 के लक्ष्य स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। जी। सर, एक और समूह पर बात करूंगा, टाटा समूह पर। टाटा समूह पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में
सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाने पर बात कर रही है, जिसमें कि 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, मोर देन 20,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। यूनिट अक्रॉस इंडिया लगाई जाएंगी। गुजरात में भी एक बड़ी यूनिट लगाने की बात हो रही है। हालांकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग ऑल टुगेदर अलग कंपनी है, जिसका कि किसी भी कंपनी से कोई कोरिलेशन नहीं है। टाटा सन्स के अंडर में आती है कंपनी, और दोनों ही लिस्टेड नहीं है। लेकिन इसने जो करार किया है वो ताइवान की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है, पीएसएमसी के साथ, जो इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही इस सेगमेंट में टाटा समूह की कुछ 3 कंपनियां हैं जो कि कुछ ना कुछ काम करती हैं, जैसे टाटा टेक, टाटा एलेक्साई और नेल्को। इन तीनों पर आपको कुछ लगता है कि सेंटिमेंटल बूस्ट, क्योंकि एक उन्हीं के ग्रुप की कंपनी बड़ा एक्सपेंशन कर रही है, बड़ा प्लांट लगा रही है, तो कुछ सेंटिमेंटली उन कंपनीज पर भी मार्केट ये सोचने पर मजबूर हो कि हो सकता है कि इनमें भी कुछ, या तो इनको बिजनेस का पार्ट मिले या कुछ ऐसा हो कि कंपनी पूरा ग्रुप इन पर भी फोकस करे, इस पर्टिकुलर थीम पर। वेल, शॉर्ट टर्म में तो नहीं लग रहा है कि कुछ इतने बड़े मूव्स जस्ट इस खबर के बेसिस पे आएंगे, क्योंकि आगे चल के आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीजें फैक्टर्ड इन है। जब से टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बिजनेस में एंटर करने के साइंस दिए थे, और मेनली आई थिंक इन्वेस्टर्स वेट करेंगे देखना कि कितना पोर्शन, आई थिंक कितनी ऑर्डर फ्लोज इन कंपनीज पे आता है। सो आई थिंक उसके बाद ही कुछ नो सिग्नल, और वो ऑर्डर फ्लोज जो भी आते हैं उस पे कितने मार्जिन बन पाएंगे, उस पर बॉटम लाइन पे कितना इम्पैक्ट होगा। आई थिंक ये सब देखने के बाद ही कोई बड़े मूव्स अगर आने हैं तो ये स्टॉक्स में इस न्यूज के बेसिस पे आएंगे। बाकी अगर आप ग्रुप पर्सपेक्टिव से देखें तो नो डाउट टाटा ग्रुप आप कितने भी सालों की हिस्ट्री निकाल ले, एक नो वेल्थ जनरेटर रहा है। सो नो डाउट कि वो ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देखे तो आगे ये स्टॉक्स में तेजी हो सकती है मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव, बट इमीडिएटली रिएक्शन नहीं लगता है कि ये न्यूज के बेसिस पे इन स्टॉक्स में फिलहाल रहेगा। जी, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेहता सिक्योरिटीज़ के वीपी रिसर्च मिस्टर प्रशांत तापसे भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए ऑन ए वेरी शॉर्ट नोटिस। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस समय आप अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं, बाय करने का या प्रॉफिट बुक करने का? सर दोनों है, दोनों दोनों ट्रेंड एडवाइस कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से टाटा पावर में मोमेंटम आया लास्ट 10 दिन में, तो वहां पे मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जा रहा हूँ 490 के ऊपर। और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो फार्मा में ग्रैन्युअल्स हैं, जहां पे मैं अभी जस्ट एक्सपायरी के बाद वो आउट ऑफ द बैन भी हो चुका है। मुझे लगता है कि 550 560 के रेंज में ये स्टॉक यहाँ से लेना बनता है ग्रैन्युअल्स। सो वी आर डूइंग ट्रेडिंग, गो विद द ट्रेंड। प्रॉफिट बुकिंग इज द नीड ऑफ द आवर बिकॉज वी आर ट्रेडिंग एट ए ऑल टाइम हाई एवरी डे। अपने को ये पता नहीं है कि मतलब नेक्स्ट डे ऐसा कुछ नेगेटिव आ जाए ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन से, और यहाँ पे हम लोग 300-400 पॉइंट निफ्टी में डाउन ट्रेंड देखें। सो वी शुड नॉट वेट फॉर दैट काइंड ऑफ नो सिग्नल्स फॉर प्रॉफिट बुकिंग। गो विद द ट्रेंड। जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम आ रहा है, आपके स्टॉक पे अगर टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो डिसिप्लिन वे में आपको टारगेट्स बुक करना चाहिए, और अगर स्टॉप लॉसेस भी हो रहे हैं तो डिसिप्लिन में आपको स्टॉप लॉसेस भी बुक करना चाहिए। मेरे डेस्क पे पीएनबी बैंक अच्छा लग रहा है, ग्रैन्युअल्स अच्छा लग रहा है, एसबीआई अच्छा लग रहा है, और टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया कि कौन से काउंटर हैं जो कि सर को अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रुचि जी, आपको क्या अच्छा लग रहा है? आईटीसी एक स्टॉक में रेकमेंड करूंगा खरीदारी के लिए, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना है और वो अभी भी कंटिन्यूड है। और यहाँ पे जो भी छोटे मोटे करेक्शंस आए उसमें नो इतने 20 डीएमए के सपोर्ट को ये स्टॉक ने इंटैक्ट रखा है। तो रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से यानी 550 के लेवल्स आ रहे हैं जो ये स्टॉक इस अपट्रेंड में टेस्ट कर सकता है। तो करंट उस पर 512 जो स्विंग लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे, और 550 के टारगेट्स के लिए आईटीसी शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 526 पर बाय करें, 550 का टारगेट, लगभग 24 रुपये ऊपर का टारगेट और 14 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस आईटीसी में रखकर आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर ए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। रुचि जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। अब प्रशांत सर, मैं आपके पास आता हूं सर। पीएनबी, आप शायद इस पर बात भी कर रहे थे, लेकिन पीएनबी का सर क्यूआईपी इशू बंद हुआ है और जो फ्लोर प्राइस था उससे 5% नीचे पर ही प्राइस तय किया गया, 103.75 पर। सर, कैसे देखना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक को अब? सर हम लोग थोड़ा सा पीएसयू बैंक पे बात करते हैं। पीएसयू बैंक में क्या हो रहा है कि डिपॉजिट्स लाने में मुश्किल हो रही है, तो उनके जो रॉ मटेरियल है, जो पैसा, उसके लिए अगर उनको अगर पैसा जनरेट करना है तो दिस इज वन रूट जो पीएनबी बैंक ने चूज किया है। मुझे लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी शायद क्यूआईबी रूट चूज कर रहा है फिर से पैसा उठाने के लिए।
यस आई एम वेरी मच बुलिश ऑन टेक्निकल। 107 108 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस ऑफ 99 लेके 115 118 के हिसाब से टारगेट के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। QIB एक तरीका होता है मार्केट से फंड उठाना, और जहां पे बैंकों की रिक्वायरमेंट है कि उनको कैश डिपॉजिट्स चाहिए। अगर उनको लोन्स देना है, आगे बिजनेस मॉडल को संभालना है, तो उनको कैश जनरेशन करना पड़ेगा, और डिपॉजिट्स आजकल नहीं आ रहे हैं। कासा रेशियो PSU बैंक में आप देखो लास्ट 4 क्वार्टर से कासा रेशियो इसका डाउन ट्रेंड चला हुआ है। तो दिस इज वन वे हाउ टू राइज द फंड, बट यस ओवरऑल आई एम वेरी मच बुलिश ऑन द स्टॉक। बिल्कुल। तो सर PNB में क्या टारगेट क्या ले सकते हैं फिर? तो 115 एंड 118। 115 118, क्योंकि हमने देखा कि QIP की खबर के बाद से सर अच्छे खासे मोमेंटम में चल रहा था ये शेयर, और फिर अचानक से गिरा। पहले तो फ्लोर प्राइस तक आया, फिर फ्लोर प्राइस पर भी 5% डिस्काउंट हो गया, तो वो 5% डिस्काउंट भी इसने ऑलमोस्ट प्राइस में रिफ्लेक्ट किया। कल हालांकि रिकवरी आई जब QIP बंद हो रहा था, उससे पहले ही। सर दूसरा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है PCJ पर। हालांकि ये काउंटर ऑफबीट चला गया था, लेकिन अब इस काउंटर पर एक अच्छी रिकवरी है। हमने देखा कि 56-60 रुपये से काउंटर 170 रुपये चलता हुआ गया है। कल इसमें खबर आई है कि सभी बैंकों के साथ इसने वन टाइम सेटलमेंट अब इसका मंजूर हो गया है। जो बैंक थे वो 14 बैंक थे जिनके साथ इसने एक एक करके बात की और सबके साथ सेटलमेंट किया। अब कंसोर्शियम में 14 के 14 बैंक मान चुके हैं कि इसकी जो भी डेट रिलेटेड समस्या थी वो अब दूर हो गई है। सर कैसे देख रहे हैं? कंपनी ने फंड रेजिंग भी की थी 2700 करोड़ की, अपर सर्किट भी चल रहा है। सर देखो थोड़ा सा हाई रिस्क काउंटर है मेरे लिए। टाइमिंग लास्ट 2-3 महीने में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। मुझे लगता है कि जुलाई में ये 60 के आसपास था और आज देखो 170 के आसपास। तो मुझे फ्रेश बाइंग ये लेवल पे किसी को एडवाइस नहीं करूंगा, बट जिस तरीके से जो न्यूज आया कल, ऑल द सेटलमेंट्स विद द बैंक, दैट इज गुड फॉर अ कंपनी। कोई भी कंपनी के लिए अगर ऐसे कोई बैंक इसको सेटलमेंट के लिए मानते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल गेट सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स इन देयर बैलेंस शीट्स। सो ओवरऑल बेनिफिट है, तो वही रीजन से स्टॉक ऑलरेडी मुझे लगता है 2 या 3 गुना हो चुका है जुलाई से। सो फ्रेश बाइंग आई विल नॉट एडवाइस, बट किसी ने होल्ड किया है तो ऑब्वियसली दे हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस एंड कीप ऑन मूविंग फर्दर। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट खबर सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, जहां पर कि कंपनी के CFO रमेश मूर्ति जी ने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि आजकल CFO या CEO कोई पद से इस्तीफा देता है तो इसको नेगेटिव माना जाता है कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में, या इस तरह से माना जाता है कि अगर वो शेयर भी नहीं चल रहा है तो पक्का थोड़ा सा शक के घेरे में आ जाता है। उज्जीवन के साथ ये दोनों ही कहानियां थी कि कंपनी का शेयर चल नहीं रहा था, कंपनी की गाइडेंस भी कट हुई थी पीछे, जिसकी वजह से शेयर में परफॉर्मेंस नहीं आया। 7 अक्टूबर से वो पद छोड़ रहे हैं, तो एक बार तो सुनकर नेगेटिव लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह थी कि इनको रमेश मूर्ति जी को नवंबर में रिटायर ही होना था, तो नवंबर से पहले उन्होंने 1 महीने पहले अपना प्री पॉन्ड कर लिया अपना प्लान, और उसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं एक तरह से। तो सर इस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को कैसे देखना चाहिए? सर मैं स्मॉल बैंक फाइनेंस में बहुत नेगेटिव हूँ फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स। रीजन एक ही है कि जो करंटली जो बड़े बैंक्स हैं, जो PSU बैंक्स हैं, उनको ही इतना डिफिकल्ट हो रहा है मार्केट में डिपॉजिट्स राइज करने में। तो जो स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस है, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा हाई होता है इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग, तो उनको भी सस्टेन करना ऐसे मार्केट में बहुत टफ हो रहा है। मुझे लगता है वही एक रीजन रहेगा। जो प्राइस परफॉर्मेंस देखो, अब लास्ट 3 महीने से स्टॉक हैज कम डाउन फ्रॉम 55 टू ऑलमोस्ट 41 रुपीज टुडे। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। बिजनेस मॉडल अभी भी बहुत टफ है। रिसेंटली एक न्यूज भी आया था कि दे आर गोइंग टू अप्लाई फॉर ए कमर्शियल नॉर्मल बैंक के लिए अप्लाई भी किया था, विच इज द राइट मूव मेरे हिसाब से। बट अगर लाइसेंस मिल जाता है उनको कमर्शियल नॉर्मल बैंक के हिसाब से, देन आई एम गोइंग टू बी पॉजिटिव। बट टाइम बिंग मुझे लगता है ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। दिस कंपनी प्राइस कैन सेटल मोर अराउंड 35-32 रुपीज के आसपास तक भी आ सकता है। जी, एक हमारी दर्शक है रितु सिंह जी, वो सिक्वेंट पर पूछ रही हैं सर, आज काउंटर में 11% का मूव है, पूछ रही है प्रॉफिट बुक कर लें क्या, और AB कैपिटल भी उन्होंने 190 रुपये के लिए हुए हैं, उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या? देखो उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है उस पर डिपेंड है। अगर 25-30% का प्रॉफिट अगर दिख रहा है उनको, तो ऑब्वियसली एक बार प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाना चाहिए। वरना अगर मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 204 के आसपास। 204 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर होल्ड करोगे तो आई थिंक द स्टॉक कैन स्टिल रैली अप टू 250 तक मुझे स्टॉक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 204। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, वो पूछ रहे हैं जस्ट डायल और PNB हाउसिंग, इनको एवरेज करें या निकल जाएं? जस्ट डायल में आई थिंक एवरेज आउट कर सकते हो। मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत ही गिर चुका है, कंसोलिडेट भी हो चुका है।
डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, 1120 का मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड मैक्सिमम आ सकता है। उसको स्टॉप लॉस के हिसाब से भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। और टारगेट कैन बी 1275, 1275। मुझे लगता है कि ये जो टारगेट है ये शॉर्ट टर्म में आ सकता है, यहाँ पे एवरेज आउट करके उसको होल्ड भी कर सकते हो। सेकंड स्टॉक वाज पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग आई थिंक जब ये बजाज हाउसिंग का आईपीओ था वो टाइम पे बहुत ही अग्रेसिवली मोमेंटम किया। आईपीओ के बाद फिर से ये स्टॉक में बहुत गिरावट आ चुकी है। अभी मार्केट में कंपेयर कर रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छा है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अच्छा है या पीएनबी बैंक हाउसिंग अच्छा है। मुझे लगता है एड्रेसेबल मार्केट तीनों के लिए सेम है, बट फास्टेस्ट ग्रोइंग में बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज ग्रोइंग फास्टर देन ऑल द पीयर्स व्हिच आर लिस्टेड राइट नाउ। टाइम बीइंग ट्रेंड नेगेटिव है पीएनबी हाउसिंग के लिए। वेट एंड वॉच, अगर बाय करना ही है या एवरेज करना ही है तो 950 960 कैन बी ए लेवल टू एवरेज आउट। जी, एक दर्शक हैं भावना शर्मा जी, वो बीईएल में एवरेज करने के लिए पूछ रही हैं। मैम, हम ये रुचि जी से सवाल पूछ चुके हैं और रुचि जी ने चूंकि बीईएल निफ्टी में एंट्री भी कर रहा है तो उन्हें बेस्ट काउंटर बीईएल ही लग रहा था, तो उन्होंने बीईएल को खरीदने की सलाह दी है। आप चाहें तो एवरेज कर सकती हैं। एक दर्शक हैं हमारी रिनी, वो पूछ रही हैं एचएएल और जेडब्ल्यूएल। सर, जुपिटर वैगन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इन दोनों काउंटर्स पर आपकी राय सर? एचएएल के लिए ये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड करना चाहिए। एज ए ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस कैन बी एनीवेयर नियर 4300, तो और एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड किए अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हो। एचएल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के हिसाब से लेना चाहिए। टारगेट कैन बी 5000 रुपीज इन ए मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए उसके ऊपर भी जा सकता है। बट यस, यू हैव टू डिसाइड इट्स ए ट्रेडिंग कॉल और इन्वेस्टमेंट कॉल। अगर ट्रेडिंग कॉल है तो 4300 कैन बी ए स्टॉप लॉस। जी, रश्मि बिष्ट जी का सवाल है सर, लोधा डेवलपर मिड टर्म व्यू जानना चाहती हैं लोधा डेवलपर पर। आई थिंक द इंडस्ट्री इज वेरी मच इन एक्शन गोइंग फॉरवर्ड। मुझे लग रहा है कि शायद आरबीआई भी रेट कट करना चांसेस ले सकता है, बट उनके पास 100 बेसिस पॉइंट का रूम है। वो कब कट करना है उनकी मर्जी है। अगर कट नहीं करते हैं तो भी वेरी पॉजिटिव है, अगर कट करते हैं तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत मोमेंटम आएगा और लोधा विल बी अगेन इन एक्शन। ओवरऑल टारगेट कैन बी 1500 प्लस फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट यस, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1300 के आसपास। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।